यमन पर इजरायल के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। यमन पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला। इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया है। अल होदेदा पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। ये वीडियो देखिए। हमले के बाद यमन में भीषण आग लग गई। अल होदेदा पर जिस तरह से इजरायल ने बमबारी की है, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए। आपको आग की लपटें दिखेंगी और धुएं का आसमान छूता गुबार दिखेगा। और एक और बड़ी खबर है, यमन के पोर्ट पर भी इजरायल की बमबारी। अल होदेदा पोर्ट पर सबसे विनाशक अटैक। बंदरगाह पर आईडीएफ के 10 से ज्यादा हमले। इजरायली हमले के बाद तबाह हो गया बंदरगाह। आग और धुएं की चपेट में दिखा अल होदेदा पोर्ट। और यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमला किया गया है। अल होदेदा के ऑयल डिपो पर बमबारी। इजरायली हमले के बाद आग में डिपो जल गया। धमाकों और आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत। तो यमन की तस्वीरें देखिए। इजरायली बमबारी के बाद कैसे यमन का ऑयल डिपो जल गया। ये आईडीएफ की बमबारी वहां पर हुई है। आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत फैल गई। तो 3 खबरें और 3 वीडियो आपको एक साथ दिखाते हैं। ये बताता है इजरायल का खैर कैसे बरपा है यमन में। ये बताता है कि कैसे हूती के हमले के बाद इजरायल ने यमन में कैसे कहर ढा दिया, कैसे वहां पर जलजला आ गया और कैसे वहां पर यमन में आईडीएफ ने, इजरायल की सेना ने कैसे वहां पर आग का तांडव मचा कर रख दिया। ये अल होदेदा बंदरगाह पर आईडीएफ के 10 से ज़्यादा हमलों की तस्वीरें हैं। आप देखिए, वहां कुछ ऑयल डिपो भी थे जहां पर बमबारी की इजरायल ने, और इस तरह से वहां पर आग ही आग चारों तरफ दिख रही थी। और इजरायली बमबारी के बाद यमन दहल गया। पावर स्टेशन पर भी इजरायल का हमला। हमले के बाद अल होदेदा में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में गिरा दिखा पूरा शहर। तो ये यमन में इजरायल के अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमन को कैसे दहला दिया या जला दिया इजरायल ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए, अल होदेदा में तबाही कहां हुई। एक पोर्ट पे, दूसरा ऑयल डिपो में और तीसरा पावर स्टेशन। हमले की वजह क्या है? तेल अवीव पर दोबारा हमला किया तो याफा ड्रोन अटैक यमन को नक्शे से मिटा देंगे। ये हमले की वजह यहां पर है। इस वक्त इजरायल एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। इजरायल और हमास में पिछले साल अक्टूबर से ही जंग जारी है और अब विद्रोही गुट हिजबुल्लाह से भी लगातार वार पलटवार चल ही रहा था कि नया मोर्चा यमन में खुल गया है। यमन के विद्रोही गुट हूती ने तेल अवीव पर हमला किया, जिसके बाद इजरायल ने भी हूती पर पलटवार शुरू कर दिया है। ऐसे में इजरायल इस वक्त 3H यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती से लड़ रहा है। बेरूत से सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, बताइए, हिजबुल्लाह के फ्रंट पर इस वक्त क्या हो रहा है? अच्छा, सुमित के पास हम जाएंगे, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर। इजरायली बमबारी में यमन में दहशत। भीषण धमाकों के वक्त घरों से निकले लोग। हमले का मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे लोग। इजरायली अटैक के बाद यमन में अफरा तफरी। यमन पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। अल होदेदा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट ने पोर्ट पर की बमबारी। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये यमन पर इजरायल की बारूदी बमबारी की है, बारूदी वर्षा की है। भीषण धमाकों के वक्त घरों से लोग यहां पर निकले हैं।
मिडिल ईस्ट में एक और फ्रंट यहां पर खुलता हुआ दिख रहा है। ये 18 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यमन पर बारूदी वर्षा की है। आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली हमलों में यमन में हूती के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ये 18 तस्वीरें आप देखिए, ये 18 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कैसे यमन में सबसे बड़ी स्ट्राइक की है इजरायल ने, और इन 18 तस्वीरों के जरिए आप तबाही देख सकते हैं यमन की। और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन में इजरायल का डायरेक्ट अटैक। इजरायली हमलों से होदेदा में महाविनाश। F-35 की बमबारी में दहला हूती का ठिकाना। F-16 फाइटर्स के हमलों से हूती की इमारतें तबाह। ऑयल फैसिलिटी से भड़की आग की चपेट में पूरा शहर। तो हूती से कैसे डायरेक्ट बदला ले रहा है इजरायल, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपके लिए लेकर आए। तो हूती से डायरेक्ट बदला, ये आपको दिखाते हैं। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से होदेदा में महाविनाश हुआ है। 8 F-35 एयरक्राफ्ट से भीषण बमबारी हुई है। 5 F-16 फाइटर्स के हमलों से तबाही मची है। एयर स्ट्राइक में ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया। होदेदा पोर्ट तबाह कर हूती की कमर तोड़कर रख दी इजरायल ने। विस्फोटक धमाकों से हूती का ऑयल डिपो तबाह हो गया। इसी बीच यमन पर हमले की तैयारी का एक वीडियो सामने आया है। इजरायली फाइटर प्लेन्स की हमले में से पहले तैयारी। F-15 फाइटर जेट से किया विध्वंसक हमला। F-15 फाइटर ने हूती के ठिकानों को दहला कर रख दिया। यमन के कई जगहों पर की भीषण बमबारी। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के हाइफा पोर्ट पर हो सकता है हमला। हूती हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इजरायली गैस फील्ड हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। और एक और बड़ी खबर, अभी अभी हूती का इजरायल पर हमला हुआ है। हूती का इजरायल पर बारूदी पलटवार। हूती ने इलात पर मिसाइल अटैक किया है। इजरायल के शहर पर अल होदेदा पर हमले का जवाब दिया। यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक यहां पर हूती ने किए हैं। तो यमन के अटैक का जवाब हूती देना शुरू कर चुका है। और इजरायल पर यमन का एक और हमला, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से भीषण अटैक किया गया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई। सरफेस टू सरफेस मिसाइल से यहां पर भीषण अटैक किया गया है। इसी बीच यमन के काउंटर अटैक के बाद इजरायल में अलर्ट है। इजरायल के इलात शहर में सायरन बज रहे हैं। अल होदेदा पर हमले का जवाब दे रहा है यमन। तो इलात में यहां पर अटैक करना शुरू कर चुका है हूती और यमन। तो तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले जारी हैं। आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम हमलों को यमन से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने नेतन्याहू के सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लगाई। अड़तालीस घंटे पहले हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने इस्राएल की धरती पर मिनी 9/11 को अंजाम दिया। और इसके ठीक 24 घंटे बाद इस्राएल की राजधानी तेल अवीव ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से थर्रा उठी।
तेल अवीव का कोना कोना विस्फोटक ड्रोन्स के प्रहार से दहल उठा। हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने कहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कहीं आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह किए। बीती रात तेल अवीव पर इतना भीषण हमला हुआ जिसे देख नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि हूती के ड्रोन्स ने इजराइल में घुसकर उसके सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर अब तक के सबसे प्रचंड हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इजरायली धरती पर सभी आसमानी हमले यमन से किए गए। बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फिर से विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक का होना बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को ड्रोन हमले से दहलाया। पहली बार भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव को दहलाया। वो भी तब जब इजराइल ने वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही तहस नहस कर देता है। اینجا رادار خورد پرنده ناشناس यानी आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम का ब्लैक स्पॉट ही हूती के लिए कारगर साबित हुआ, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए हूती ने पुख्ता प्लानिंग करते हुए न सिर्फ ब्लैक स्पॉट की पड़ताल की बल्कि खास तौर के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। जिसने अपनी जिग-जैग मूवमेंट के साथ रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया। लेकिन हूती को आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट का पता कैसे चला? आखिर कैसे हूती ने लॉन्ग रेंज वाले स्टेल्थ ड्रोन को तैयार किया? तो आपको बता दें कि इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी तो हूती ने ली, मगर इस अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट ईरान में तैयार किया गया, वो भी रूस की मदद से। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट की जानकारी हूती को दी। सैटेलाइट की मदद से ब्लैक स्पॉट से जुड़ा इनपुट जुटाया गया। वहीं ईरानी सेना ने हूती लड़ाकों को स्टेल्थ ड्रोन की सप्लाई की। याफा ड्रोन की मदद से हूती ने तेल अवीव पर भीषण हमले किए। मतलब ये कि रूस और ईरान की मदद से हूती ने इजरायली राजधानी को बारूद से पाट दिया। लेकिन ये तो महज छोटा सा ट्रेलर है।
जिस तरह आईडीएफ गाजा में पर्चे गिराकर फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा खाली करने का फरमान सुनाती थी, ठीक उसी तरह अब हूती ने भी जाफा यानी तेल अवीव को खाली करने के लिए पर्चे जारी किए। लिहाजा तेल अवीव पर हुए हमले के बाद अरब में युद्ध की आग पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में भड़क चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहे थे। मगर जिस तरह अरब की जंग में रूस की एंट्री हुई है, इसे देख इजराइल भी सन्न है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने हूती लड़ाकों को एंटी शिप मिसाइल भी भेजी है, ताकि लाल सागर में हूती का गदर जारी रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बेंजामिन जल्दी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ऐसे में अगर रूस की एंट्री के बाद अमेरिका भी इजराइल के साथ जंग में उतरा, तो फिर अरब में महासंग्राम होना तय है। बम गोला बारूद के साथ एटमी विनाशकों का इस्तेमाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर है, यमन के हमलों के बाद आईडीएफ का दावा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है हूती। आईडीएफ ने हूती के हमले नाकाम किए, डिफेंस सिस्टम से गिराई हूती की मिसाइल। तो मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का चैप्टर, 5 बड़े संकेत हम आपको दिखाएंगे, जिनसे आप समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में कैसे ये हमला या ये ताजा जो यहां पर अभी विवाद या ताजी लड़ाई शुरू हुई है यमन और इजराइल में, ये कैसे महाविध्वंस का चैप्टर है। और 5 बड़े संकेत। पहला, हूती की तरफ से बड़े पलटवार की धमकी। दूसरा, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। तीसरा, हिजबुल्लाह भी इंतकाम की आग में जल रहा है। चौथा, आग बबूला ईरान की खतरनाक खामोशी। और 5वां, मिलिशिया गुटों की एकजुटता का ऐलान। ये 5 संकेत हैं महाविध्वंस के। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल को हिजबुल्लाह की धमकी। हम इजराइल के करीब, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने कहा है हिजबुल्लाह ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके धमकी दी है। وأنت تعلم قرابتي من رسول الله। और उत्तरी इजराइल में लेबनान बॉर्डर के पास अलर्ट। लेबनान बॉर्डर के पास हमले के अलर्ट का सायरन बज रहा है। वेस्टर्न गलीली में मिसाइल हमलों की आशंका है। ईरान समर्थक मिलिशिया गुट बड़ा प्लान बना रहे हैं। हिजबुल्लाह, हूती, इराक, सीरिया का प्लान। यूएस को भी धमकी, हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार। तो इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जिस तरह से कई मोर्चों पर महाजंग छिड़ी है, वो 2 हफ्ते के बाद ही परमाणु जंग में बदल सकती है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। मतलब ये कि 15 दिन के अंदर ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका की ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, ईरानी प्रॉक्सी के फैसले बुलंद हो गए। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी लगातार दूसरे दिन इजराइल की धरती पर ड्रोन और रॉकेट दागकर जलजला ला दिया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायली धरती को हूती दहला रहा है। इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह जला रहा है। अब इस जंग में रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ऐसे में यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है।
ईरान और रूस अरब में किस तरह से परमाणु आग भड़का सकते हैं, इसकी सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले की रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन इजरायली धरती पर विस्फोट किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटे के अंदर 16 बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायल को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सिर्फ उत्तरी इजरायल में ही 65 से ज्यादा रॉकेट दागे। दक्षिणी इजरायल में 50 से ज्यादा रॉकेट से धमाके किए गए और इसी के साथ इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजरायल के शहरों को ही नहीं बल्कि आईडीएफ के बेस पर भी रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह अब नई मिसाइल ईरम और नए रॉकेट वॉबल से हमले कर रहा है। इजरायली एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। रफ चोबा हिल्स में हिजबुल्लाह ने वॉबल ड्रोन से ही इजरायली बेस को दहला दिया। जिस वक्त इजरायल पर हिजबुल्लाह और हूती बारूदी वज्रपात कर रहे थे, उसी वक्त इजरायल के आसमान में एक लड़ाकू विमान पहुंच गया। इसके बाद पूरे इजरायल में हड़कंप मच गया। यह लड़ाकू विमान किसका था, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी। हिजबुल्लाह इतना खतरनाक इसलिए हो गया है, इतने विध्वंसक हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रूस का समर्थन मिल गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह का गॉडफादर यानी ईरान परमाणु संपन्न होने जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ब्लिंकन ने यह सार्वजनिक घोषणा तब की जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। जाहिर है, अगर ईरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब रहा तो अरब में भड़की ये चिंगारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। तो सवाल यही कि क्या ईरान 2 हफ्ते के बाद सच में परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या ईरान का सालों का इंतजार पूरा होने वाला है? फिलहाल इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, कोई भी इस तरह का आधिकारिक बयान बिना किसी ठोस सबूत के जारी नहीं करता है। परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 5000 किलो के से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक मीडियम रेंज का एटॉमिक बम बनाने के लिए करीब 50 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के पास करीब 100 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 5 परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान की यही वो एटमी तैयारी है जिससे अमेरिका और इजरायल दोनों डरे हुए हैं। अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो इससे अरब का पूरा समीकरण बदल जाएगा। ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह इसलिए भी विस्फोटक हो गया है क्योंकि रूस ने हूती के साथ साथ उसे भी हथियारों का जखीरा दे दिया है। हूती और हिजबुल्लाह के हमले और ईरान की परमाणु गतिविधि से अमेरिका और इजरायल दोनों भड़क गए हैं। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है।
लीदा से लेकर हौला और तायर हरता तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और बंकरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेबनान में ऐसी ही एक जगह पर पहुंचे TV9 संवाददाता सुमित चौधरी। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देर रात पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में उसी जगह पर पहुंचे जहां इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के रादवन ब्रिगेड का कमांडर मारा गया था। वहां इस वक्त क्या मंजर है, बता रहे हैं सुमित चौधरी। एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा जखीरा अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे, जिनको टारगेट कर रहा था। और उसी के बाद इजराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। लेबनान के तायर हरता में न सिर्फ हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया, बल्कि 12 घर भी खंडहर बन गए। इस वक्त करीब 500 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर है। आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इजराइल द्वारा। और देखिए हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। अरब युद्ध को लेकर IDF ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो एक झटके में अरब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर है, सेंट्रल गाजा में इजराइल का घातक हमला, नुसीरत कैंप में इजराइल की बमबारी, हमास के ठिकाने को किया तबाह। एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमले में जमींदोज हुआ एन जालूत टावर। IDF का दावा, हमास का कमांड सेंटर था जालूत टावर। नुसीरत कैंप में टावर से तबाही। तो यूक्रेन युद्ध का कहर बाइडेन के मित्र देशों पर भी टूट सकता है। समंदर के रास्ते रूसी राष्ट्रपति ने बड़े युद्ध की तैयारी की है। रूसी नेवल बेस से पुतिन की नौसेना युद्धपोत और सबमरीन के साथ निकल चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मित्र देश उत्तर कोरिया से भी एटमी तैयारी के लिए कह दिया है। आखिर व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी तैयारी की वजह क्या है और कौन कौन से देश पुतिन के टारगेट पर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 8 दिसंबर 1987, जगह वॉशिंगटन DC, अमेरिका। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव वॉशिंगटन में मिले। दोनों के बीच INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। तय हुआ कि दोनों देश लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाएंगे, अपनी सरहदों से बाहर तैनात नहीं करेंगे। 32 साल बाद साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USA को इस ट्रीटी से अलग कर दिया। – 2019 के इस फैसले ने आज रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार समंदर तक पहुंचा दिया, जिसकी लपटें पूरे यूरोप और अलास्का तक को जलाकर भस्म कर सकती हैं।
ब्लू जोन में होने वाले विध्वंस की पटकथा बाइडेन ने लिखनी शुरू की है, लेकिन अंत पन्नों पर हस्ताक्षर पुतिन की कलम से होने वाले हैं। दरअसल रूस ने हर साल होने वाली अपनी मुख्य नेवल परेड को रद्द कर दिया है। 8 साल में ऐसा पहली बार है जब पुतिन ने जुलाई में होने वाली अपनी सबसे बड़ी नेवल परेड को रद्द किया है। रूस 2024 में इसकी जगह एक छोटा सा कार्यक्रम करने वाला है। साल 2023 में रूस की नेवल परेड में 45 वॉरशिप शामिल हुए थे, जबकि इस कार्यक्रम में महज 12 वॉरशिप शामिल होंगे। 2023 में 36 जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया था। इस बार 8 जहाज शामिल होने वाले हैं। पिछली बार 14 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और 3000 नौसेना के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार सबमरीन शामिल नहीं होने वाली है। जबकि नेवी के कितने जवान परेड में हिस्सा लेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। दरअसल पुतिन ने अपने दुश्मनों को समुद्र में घेरने की तैयारी की है। उन्होंने रूस के ज्यादातर वॉरशिप और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूरोप और अमेरिका की तरफ रवाना कर दिए हैं। उनके टारगेट पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश होंगे। पुतिन की यह तैयारी अमेरिका की उस घेराबंदी का जवाब है जिसके जरिए वो यूक्रेन युद्ध में रूस को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में था। अमेरिका की कोशिश रूस को घेरकर पुतिन पर दबाव बनाने की है। दरअसल 2019 में अमेरिका INF ट्रीटी से बाहर हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए अब बाइडेन अमेरिका से बाहर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं। अमेरिका ने जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड में मिसाइल तैनात करने की तैयारी की है। ये सभी नेटो देश हैं। इन देशों में मिसाइलों की तैनाती का मतलब है मॉस्को का अमेरिकी हथियारों के रडार में आना। इन देशों में रूस से सबसे दूर जर्मनी है, यानी अमेरिकी हथियारों से मॉस्को की अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर रह जाएगी। जबकि सबसे करीबी देश एस्टोनिया में मिसाइल तैनात होने से सबसे कम दूरी मात्र 600 किलोमीटर होगी। यानी यहां से हमला हुआ तो रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका की घेराबंदी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी प्लानिंग की है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की है, जिसमें समंदर और जमीन शामिल है, ताकि हर तरफ से अमेरिका पर चोट की जा सके। नंबर 1, समंदर में युद्ध की तैयारी। अलास्का में रूस ने अपने युद्धपोत और सबमरीन भेजे हैं। वहीं यूरोप में अमेरिका समर्थक देशों की समंदर में घेराबंदी शुरू कर दी है। नंबर 2, जमीन से हमले का प्लान। रूस बेलारूस और कैलिनिनग्राद में स्ट्रैटेजिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। अफ्रीका, उत्तर कोरिया, ईरान, क्यूबा और अरब से सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। वहीं उत्तर कोरिया को परमाणु मजबूती देकर उससे नेटो देशों पर एटमी हमला करवाने की तैयारी में है। 24 घंटे पहले रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुचको उत्तर कोरिया दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने किम जोंग से भी मुलाकात की थी। दावा है कि मुलाकात के दौरान सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दिया गया था, जिसका अर्थ है रूस पर हमले का जवाब नॉर्थ कोरिया देगा। साफ है, अगर अमेरिकी मिसाइलों की परछाई भी मॉस्को की जमीन पर पड़ी तो वॉशिंगटन और नेटो देशों पर एटमी बारिश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी मिसाइल सिस्टम पर प्रचंड हमला हुआ। यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला किया है। हमले से रूसी बक M1 के परखच्चे उड़ गए। और यूक्रेनी सैन्य बेस पर भीषण अटैक की खबर है। डोनबास में फैब 500 से हमला हुआ। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी बेस। और रूस और नेटो में तनाव का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका यूरोप में हथियारों की तैनाती का ऐलान कर चुका है।
खासकर जर्मनी में लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तैनाती के ऐलान के बाद पुतिन भड़क गए। पुतिन अब रेडियो एक्टिव मिसाइलों की तैनाती करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से ऐसी मिसाइलों की सप्लाई रूस को की जाएगी। न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलों को भी परमाणु हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन रूस की दलील है कि नेटो यूक्रेन डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल कर चुका है नेटो के दिए हुए, इसलिए अब ऐसे नियमों का सख्ती से पालन करना कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ आग नहीं, सिर्फ तबाही नहीं, सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि अब रूसी मिसाइलों के धमाके के साथ ही हवा में खुल जाएगा ऐसा जहर जो कई किलोमीटर के इलाके में कई दिनों तक इंसानों की जान लेता रहेगा। रूस ने अब रेडियो एक्टिव मटेरियल वाली मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड से होने वाले धमाके की तरह महा तबाही तो नहीं लाती, लेकिन हर मिसाइल धमाके के साथ एक हवा रेडिएशन फैल जाता है। चैलेंजर टैंक के डिप्लेटेड यूरेनियम वाली शेल से रेडिएशन फैलता है, उसी तरह हर मिसाइल धमाके के साथ हवा में रेडिएशन का जहर घुलेगा। रूस के इस नए हथियार का नाम है रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल। ऐसी मिसाइलों के वॉरहेड में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के खास संस्करण का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम होने की वजह से धमाके के साथ हवा में रेडिएशन फैलता है। चीन और नॉर्थ कोरिया में रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल का प्रोडक्शन कई वर्षों से हो रहा है और आज की तारीख में ये दोनों देश रूस के अच्छे दोस्त हैं और हथियारों के सप्लायर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है। नॉर्थ कोरिया से ही मिसाइलों की सप्लाई रूस को की जाएगी। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से यूरेनियम वाली इस मिसाइल की मांग की है। रूस के पास परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों की कमी नहीं है। रूस ने ऐसी कई मिसाइलों को बेलारूस में तैनात किया हुआ है, लेकिन परमाणु हथियारों से अलग न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल में सिर्फ यूरेनियम का कुछ अंश होता है और रेडिएशन भी परमाणु हथियारों जितना नहीं होता। पुतिन ने दलील दी है कि परमाणु हथियारों के नियम को पहले नाटो ने तोड़ा है। यूक्रेन में नाटो ने अब्राम्स टैंक की सप्लाई दी थी। डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से फायरिंग से नियम टूट चुका है। पुतिन की दलील है कि जब अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने नियम कायदे को नहीं माना, तो अब रूस को भी यूरेनियम वाली मिसाइलों की तैनाती का हक है। पुतिन के गुस्से की वजह जर्मनी में लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती एला, रूस से सटे यूरोपीय देशों अमेरिकी हथियारों की तैनाती, अमेरिका की पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन रखने की तैयारी। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था अब जर्मनी लॉन्ग रेंज वाली टॉम हॉक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी।
पुतिन के नए फैसले और न्यूक्लियर टिप मिसाइल की डिमांड के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ कई बैठकों का दौर शुरू हो गया है। किम जोंग उन ने रूसी सैन्य प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। माना जा रहा है कि रूस की सेना ने अपनी जरूरतों का ब्यौरा नॉर्थ कोरिया को दे दिया है। हालांकि अमेरिका मिसाइलों की नई तैनाती को रूस के एक्शन का जवाब बता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैलिनिनग्राद में रूस की इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। कैलिनिनग्राद की तैनाती का जवाब यूएस दे रहा है। जर्मनी में टॉम हॉक की तैनाती नाटो की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। लेकिन रूस और अमेरिका की तैयारियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका साल 2026 तक जर्मनी में टॉम हॉक की तैनाती कर रहा है, जबकि रूस परमाणु मिसाइलों और न्यूक्लियर टिप मिसाइलों की तैनाती कुछ ही महीनों में करने वाला है। अमेरिका इतनी लंबी प्लानिंग क्यों कर रहा है, इसका संकेत नाटो महासचिव के बयान से मिल रहा है। नाटो महासचिव स्टोलेनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध 1 दशक तक चल सकता है। नाटो को 10 साल लंबे युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। नाटो देशों को रक्षा पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। नाटो महासचिव ने आपसी मतभेदों को लेकर भी चेतावनी दी। अक्टूबर में नाटो महासचिव का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उन्होंने नाटो में फूट का अंदेशा जताया है। इसकी वजह पिछले दिनों सामने आई थी। स्लोवाकिया यूक्रेन को युद्ध में मदद करने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद हंगरी ने भी युद्ध में मदद देने को गलत ठहराया था। दोनों देश नाटो के मत से अलग शांति समझौते को महत्व दे रहे हैं। यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को नए 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, लेकिन मतभेद के बीच आने वाले वक्त बेहद मुश्किल भरा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।